कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरल पदार्थों के यांत्रिक गुणों का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि पास्कल का नियम क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब किसे कहते हैं। दोस्तों, किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु के वायुमंडल के शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दबाव को पारे की ऊर्ध्वाधर युग्म के रूप में मापा जाता है। इसके तल पर दबाव इसके वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। दोस्तों, इंग्वेलिस्टा टॉरिसन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक युक्ति की रचना की थी जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को हम बैरोमीटर कहते हैं। दोस्तों, ये एक सिरे से एक लंबी बंद कांच की नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। फिर उस पारे से आंशिक भरे पात्र को ऊर्ध्वाधर उल्टा खड़ा किया जाता है। नली में पारे के ऊपर का स्थान पारे की वाष्प से भरा होता है जिसका दाब P होता है और यह दाब इतना कम होता है कि इसे नगण्य मान लिया जा सकता है। दोस्तों, प्रयोग में ये पाया गया है कि समुद्र तल पर बैरोमीटर के पारे की स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर के लगभग होती है, जो एक वायुमंडलीय दाब के तुल्य है। दोस्तों, दाब का वर्णन सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर के पदों में किया जा सकता है, जिसमें 1 मिलीमीटर दाब का तुल्यांकी दाब 1 टॉर कहलाता है। मतलब 1 टॉर बराबर है 133 पास्कल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैनोमीटर क्या होता है। दोस्तों, दबांतर को मापने के लिए खुली नली मैनोमीटर एक लाभप्रद उपकरण है। इस युक्ति में एक यू आकार की नली होती है जिसमें उपयुक्त द्रव भरा हुआ होता है, अर्थात कम दाबांतर मापने के लिए कम घनत्व का द्रव जैसे कि तेल और अधिक दाबांतर नापने के लिए जैसे कि पारा भरा जाता है। नली का एक सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तथा दूसरा सिरा जिस निकाय का दाब ज्ञात करना होता है उससे जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक बिंदु A और B है। बिंदु A पर दाब बिंदु B के दाब के बराबर है। जिस दाब को हम समानता मापते हैं वह वास्तव में परिमापी अथवा गेज दाब होता है और ये दाब बराबर होता है P घटा PA के, जिसमें PA बराबर है रो G H के, जहां पर H ऊंचाई है। यू नली में भरे द्रव के तलों में दोनों ओर समान दाब होता है। दाब तथा माप के विस्तृत परिसर में द्रव के घनत्व में बहुत कम परिवर्तन होता है, जबकि दूसरी ओर दाब तथा ताप परिवर्तन के साथ गैसों के घनत्व में बहुत ही ज्यादा अधिक परिवर्तन परिलक्षित होता है। अतः गैसों की तुलना में विपरीत द्रव्यों को अत्यधिक रूप में असंपीड़ित माना जाता है।
चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पास्कल का नियम क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विराम अवस्था में द्रव के अभियांतर में सभी दिशाओं में दाब समान रूप से कार्य करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने पाया कि यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर होंगे तो विराम स्थिति में तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। और इस सत्य को हम भली भांति एक उदाहरण से समझा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये उदाहरण क्या है। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एक अवयव है जो कि विराम अवस्था में किसी तरल के अभ्यंतर है। यह अवयव ABC और DEF एक समकोण प्रिज्म के रूप में है। प्रिज्मीय अवयव आकार में बहुत छोटा है, इसलिए इसका प्रत्येक बिंदु तरल के पृष्ठ के समान गहराई पर माना जा सकता है और इसलिए प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्व का प्रभाव समान होगा। दोस्तों, इस अवयव पर आपातित बल शेष तरल के कारण है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तरल के कारण आरोपित बल पृष्ठों के अभिलंब कार्य करता है। तो इस चित्र के अनुसार तरल द्वारा इस अवयव पर आरोपित दाबों PA, PB तथा PC के तदनुरूपी बल FA, FB तथा FC क्रमशः फलकों DEFC, ADFC तथा ADEB पर अभिलंबित आपातित होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो फलक हैं वो हैं AA, AB तथा AC। तो इसके अनुसार समयावस्था से हमारे पास जो समीकरण आया है वो है FB sin थीटा बराबर FC और FB cos थीटा बराबर FA। अतः ज्यामितीय से हमारे पास जो आया है वो है AB sin थीटा बराबर AC और AB cos थीटा बराबर AA। तो इस सब के अनुसार जो हमारे पास समीकरण आएगा वो है FB भाग AB बराबर FC भाग AC बराबर FA भाग AA। मतलब PB बराबर PC बराबर PA, जिसका मतलब है कि विराम अवस्था में द्रव के अभ्यंतर के सभी दिशाओं में दाब समान रूप से कार्य करेगा। विराम अवस्था में दाब तरल के भीतर किसी क्षेत्रफल पर अभिलंबित होता है, चाहे क्षेत्रफल किसी भी स्थिति में हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि वायुमंडलीय दाब तथा गैस दाब किसे कहते हैं, जिसके बाद हमने देखा कि पास्कल का नियम क्या कहता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि द्रव चालित मशीन क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, गैस का दबाव मापने के लिए, बल को मापने के लिए, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए। दाब कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, A और B दोनों, ऊपर में से कोई भी नहीं। घनत्व का सूत्र क्या है? रो बराबर N भाग B, रो बराबर B भाग M, रो बराबर M गुणा V, ऊपर में से कोई भी नहीं।
दाब को कैसे दर्शाया जाता है? दाब बराबर A भाग F, दाब बराबर T भाग A, दाब बराबर A गुणा F, दाब बराबर F भाग A। आणविक दूरी खाली स्थान में कम और खाली स्थान में अधिकतम होती है। ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैसें, द्रव पदार्थ और ठोस पदार्थ, गैसों में और ठोस में। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 नाभिक का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा, विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय संलयन यानी तारों में ऊर्जा के जनन को। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय नाभिकीय ऊर्जा के साथ। दोस्तों, इस चित्र में दर्शाए गए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी EBN वक्र में A बराबर 30 एवं A बराबर 170 के बीच एक लंबा सपाट भाग है। इस भाग में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग अचर यानी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हल्के नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम है तथा भारी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, इसमें हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अर्थात किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक माध्यमिक द्रव्यमान खंडों अथवा हल्के नाभिकों का किसी भारी नाभिक में संयोजन होता है। दोस्तों, कोयले एवं पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ विमुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, जबकि किसी नाभिकीय प्रक्रिया में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा विमुक्त होती है। अतः द्रव्य की समान मात्रा के लिए रासायनिक स्रोतों की अपेक्षा नाभिकीय स्रोत लाखों गुना ऊर्जा विमुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से लगभग 10⁻14 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 किलो कोयले के दहन से 10⁻7 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए आप समझते हैं विखंडन को। दोस्तों, विखंडन एक महत्वपूर्ण न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय प्रक्रिया है। विखंडन के उदाहरणतः जब किसी यूरेनियम समस्थानिक पर
न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है तो वह दो माध्यमिक द्रव्यमान वाले नाभिकीय खंडों में विखंडित हो जाता है। ये विखंडित उत्पाद रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं और इनमें तब तक बीटा क्षय का क्रम चलता रहता है जब तक कि अंत में स्थायी खंड प्राप्त न हो। दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। परमाणु बम में विमुक्त होने वाली वृहत ऊर्जा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन से ही उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त विखंडन क्रिया में एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। यह अतिरिक्त न्यूट्रॉन अन्य विखंडन क्रियाओं की शुरुआत कर सकते हैं तथा और भी अधिक न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति हो सकती है। इससे एक श्रृंखला अभिक्रिया की संभावना बनती है। यदि इस श्रृंखला अभिक्रिया को समुचित रूप से नियंत्रित किया जाए तो हमें एक स्थायी ऊर्जा निर्गत हो सकती है। नाभिकीय रिएक्टर में यही होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ये न्यूट्रॉन जब तक कि इनका मंदन न किया जाए यूरेनियम नाभिकों से क्रिया किए बिना ही रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं। न्यूट्रॉनों को हल्के न्यूट्रॉनों के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट द्वारा मंदित किया जाता है। अतः रिएक्टरों में तीव्र न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए विखंडनीय नाभिकों के साथ हल्के नाभिकों, जिन्हें अवमंदक यानी मॉडरेटर कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त होने वाले अवमंदक होते हैं जल, भारी जल तथा ग्रेफाइट। दोस्तों, क्रियादर नियंत्रण कैडमियम जैसे न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थ से बनी नियंत्रक क्षणों यानी कंट्रोल रॉड्स के द्वारा किया जाता है। नियंत्रक क्षणों के अतिरिक्त रिएक्टरों में रक्षक क्षणों को भी प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिएक्टर की क्रोड नाभिकीय विखंडन का क्षेत्र है। इसमें उपयुक्त सांचे हुए रूप से ईंधन तत्व रखे जाते हैं। यह ईंधन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यूरेनियम होता है। क्रोड में न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए मंदक यानी मॉडरेटर लगे होते हैं और दरार में से छूटने यानी लीकेज को रोकने के लिए क्रोड एक परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर से घिरी होती है। एक समुचित शीतलक द्वारा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। विखंडित रेडियोएक्टिव उत्पादों के पलायन को रोकने के लिए पात्र लगे होते हैं। इस सारी व्यवस्था से हानिकारक विकिरणों को बाहर न आने देने के लिए एक कवच का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉनों के अवशोषण की उच्च क्षमता वाली छड़ों के उपयोग से रिएक्टर को बंद किया जा सकता है। शीतलक से ऊष्मा एक कार्यकारी द्रव को स्थानांतरित की जाती है, जिससे कि भाप का उत्पादन होता है। इस भाग से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादन होता है। किसी अन्य शक्ति रिएक्टर की भांति ही नाभिकीय रिएक्टर से काफी मात्रा में निरर्थक उत्पाद निकलते हैं, परंतु नाभिकीय निरर्थकों के निराकरण में विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव तथा हानिकारक होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नाभिकीय संलयन को। दोस्तों, दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाए तो ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह की ऊर्जा विमोचक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ इस क्रिया में दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन एवं एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इसके अतिरिक्त दूसरी क्रिया में दो ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का हल्का समस्थानिक बनाते हैं और इस तीसरी अभिक्रिया में दो ड्यूट्रॉन मिलकर एक ट्रिटियम एवं एक प्रोटॉन बनाते हैं। संलयन के लिए दो नाभिकों का इतने अधिक पास आना आवश्यक है जिससे कि उनके बीच आकर्षित लघु परासीय नाभिकीय बल कार्य कर सके। दोस्तों, ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए आसपास के द्रव्य का ताप तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि इसके कण अपनी तापीय गति के कारण कूलाम अवरोध को पार न कर जाएं, और इस प्रक्रिया को ताप नाभिकीय संलयन कहते हैं। ताप नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप एवं दाब पर ही हो सकता है और ताप एवं दाब की ऐसी स्थितियां केवल तारों के अंतरंग में ही उपलब्ध होती हैं। तारों में ऊर्जा जनन ताप नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही होता है। दोस्तों, किसी तारे के अंतःपटल में केवल हीलियम का ही निर्माण नहीं होता। जैसे जैसे क्रोड में हाइड्रोजन यानी हीलियम में बदलकर कम होती है, क्रोड ठंडा होने लगता है।
इससे तारा अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होता है, जिससे क्रोड का ताप फिर बढ़ जाता है। यदि क्रोड का ताप 10 की घात 8 केल्विन तक बढ़ जाए तो संलयन की क्रिया पुनः होने लगेगी और इस बार हीलियम कार्बन में परिवर्तित होगा। दोस्तों, हमारे सौर मंडल के मुख्य जनक यानी सूर्य की आयु लगभग 5 × 10 की घात 9 वर्ष है तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य को और 5 अरब वर्षों तक बनाए रखने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन उपलब्ध है। इसके पश्चात हाइड्रोजन का जलना रुक जाएगा तथा सूर्य ठंडा होने लगेगा। इससे सूर्य अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगेगा, जिससे सूर्य की क्रोड का ताप बढ़ेगा। इससे सूर्य का बाहरी आवरण फैलने लगेगा और सूर्य एक लाल दानव यानी रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और इसी के साथ ही समाप्त होता है यह अध्याय भी। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा नाभिकीय ऊर्जा, विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय संलयन जैसे कि तारों में ऊर्जा जनन को। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, अध्याय 14, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार। इस वीडियो में हम इस अध्याय का परिचय, डीएनए और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक हमको पता चल ही गया है कि कारक या जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं और इसका पता मेंडल ने लगाया था और इसका विश्लेषण भी उन्होंने किया था। इसके बारे में हम इससे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन ना तो हमें जीन की संरचना के बारे में पता चला और ना ही हमें पता चला है कि ये किस चीज से बने हैं। तो इस अध्याय में हम न्यूक्लिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि ये सारे जीन्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अम्ल है उसे हम कहते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इन दोनों के बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए डीएनए से शुरू करते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए एक अणु है जो वंशानुगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देशों को ले जाने के लिए जिम्मेदार है, जो पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि डीएनए की खोज कैसे हुई। फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी और फ्रेडरिच मेस्चर की आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं और इन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन दिया। और डीएनए की प्रसिद्ध द्विकुंडलीय संरचना को जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों, अब डीएनए की कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये डीएनए का एक भाग है और यहाँ पर क्षार यानी कि बेस होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो डीएनए की लंबाई को इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स
या क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर से हम इनको पता कर सकते हैं और निर्भर होती है उन पर ये। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और क्षार युग्मों से मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि एक क्षार के साथ जो दूसरा क्षार जुड़ा होता है उसे हम क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर्स कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ जीवों को देखेंगे और उनके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जो सबसे पहला उसे हम कहते हैं 5X174 जीवाणु भोजी, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, इसमें 4.6 गुणा 10 की पावर 6 बेस पेयर्स यानी कि क्षार युग्म इतने होते हैं इसमें। और मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 गुणा 10 की पावर 9 बीपी यानी कि बेस पेयर्स यानी कि क्षार युग्म होते हैं। तो इतने मनुष्य के डीएनए में होते हैं और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और डीएनए की संरचना को समझते हैं। तो इतना तो हम जान ही चुके हैं कि डीएनए कोशिका के अंदर होता है। विशेष रूप में अगर मैं बोलूं तो ये केंद्रक में होता है, जहां पर 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों के। हर एक गुणसूत्र में डीएनए होता है जो कि टाइटली पैकेज होता है हिस्टोन प्रोटीन के आसपास। और यहाँ पर दोस्तों इनके जीन्स होते हैं जिसके पास प्रोटीन बनाने के लिए सारे निर्देश होते हैं। चलिए अब डीएनए की संरचना को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें पेंटोज शर्करा होती है जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और नाइट्रोजनीय क्षार होता है यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस। और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना को बनाते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और यहाँ पर नाइट्रोजनीय क्षार होता है। आइए दोस्तों नाइट्रोजनीय क्षार को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये 5 तरह के होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला उसे हम कहते हैं गुआनिन, इसको हम G से दिखाते हैं। एडेनिन, इसको हम A से दिखाते हैं। साइटोसिन, इसको हम C से दिखाते हैं। थायमिन, इसको हम T से दिखाते हैं। और 5वां होता है यूरासिल, जिसको हम U से दिखाते हैं। गुआनिन और एडेनिन प्यूरिन्स होते हैं जो कि डबल रिंग संरचनाएं होती है, यानी कि इनमें 2 रिंग होती है, और जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। और दूसरी ओर साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल पैरामिडिन्स होते हैं और ये सिंगल रिंग संरचनाएं होती हैं, जिसमें कि एक रिंग आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि यूरासिल ये आरएनए के अंदर होता है थायमिन की जगह पर। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे और यहाँ तक आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। अब ये दोनों ही शब्द एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको ध्यान से ये चीज सुननी है। इसमें हम सबसे पहले एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में समझेंगे। नाइट्रोजनीय क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। इसमें नाइट्रोजनीय क्षार एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को या इस संरचना को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजनीय क्षार होता है और पेंटोज शर्करा होती है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और फॉस्फोएस्टर लिंकेज को समझेंगे। जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। जैसे कि डीएनए के केस में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये सारी चीजें उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर रहती है।
दो न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोएस्टर लिंकेज की मदद से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो इस संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को समझते हैं। तो ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक भाग है। यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बंध होता है जो कि फॉस्फोएस्टर लिंकेज की मदद से बनता है, और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बंध होता है जो कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से बनता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नाइट्रोजनी क्षार हैं, और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ रहे हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, और यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन आपस में जुड़ रहे हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। और दोस्तों यहाँ पर 5 प्राइम किनारा होता है और यहाँ पर 3 प्राइम किनारा होता है। 5 प्राइम किनारे पर एक स्वतंत्र फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम किनारे पर OH ग्रुप होता है। तो ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। आइए अब डीएनए अनुक्रम को समझते हैं। डीएनए अनुक्रम का यह मतलब है कि किस प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार डीएनए में लगे हुए हैं, डीएनए रज्जुक में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बात लिख दी, क्षार युग्मन यानी कि बेस पेयरिंग एक दूसरे के पूरक हैं। अब इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, चलिए हम इसको एक उदाहरण से लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक डीएनए रज्जुक का अनुक्रम लिख दिया है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, क्षार युग्मन एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस बात से हम इसके दूसरे रज्जुक का अनुक्रम का हम पता लगा सकते हैं, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि उसका सीक्वेंस या अनुक्रम क्या होगा। तो आप इसकी कल्पना कीजिए और इसको कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो इसके जो दूसरे रज्जुक का जो अनुक्रम होगा वो होगा ये, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि क्षार युग्मन एक दूसरे के पूरक हैं और हमको पता है कि एडेनिन थायमिन से हमेशा जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। तो ऐसे करके हमने दूसरे डीएनए रज्जुक का अनुक्रम पता कर लिया है। और आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि दोनों श्रृंखला प्रति समानांतर ध्रुवणता वाली है। इसका मतलब है कि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होगी तो दूसरी की ध्रुवणता होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। तो ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल डोग्मा को समझते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो डीएनए होता है वो अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से एमआरएनए में बदलता है, और एमआरएनए रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन के प्रक्रिया से प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन कुछ वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, जिसमें कि जो आरएनए है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की वजह से डीएनए में वापस बदलता है। इस वीडियो में हमने डीएनए के बारे में बात करी, जिसमें कि हमने डीएनए की संरचना और इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक
अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। रीटा, ठीक है? रीटा, क्या हुआ? मेरी डॉट तो 1 महीने बाद है ना? मगर हापी ने बोला कि महीना तो हर महीने आता है, तो? अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता है? इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना? महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं, तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने आए। 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। ओहो, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा, तब तो वो 30 दिन पर ही आता होगा ना? इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा। पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझा ली, मगर ये अकेले सुलझानी होगी, तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताओ ना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। ये क्या रुखसार, तुम जानती हो ना कि मुझे गिनती से कितना डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा, पहेली फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता। अगला फेरा 14
कल तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन। इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ, वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ही महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाएं। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस और इस तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूंगी। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगले तारीख का अंदाजा लगा सकती हो। समझी? जी हाँ पहेली की सहेली। तो इसी खुशी में क्यों ना इस कंगन को एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते हैं? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर ये ट्रॉफी और महीने बाद दौड़ के जीत की ट्रॉफी। ये मेरा वादा है दोस्तों। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी? अरे खींचो मत। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bpc.in।
www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।